आखिर कितनी हिम्मत चाहिए होगी कि कोई इंसान एक लाश के ठीक सामने बैठकर ऐसे खाना खा ले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाश पर मक्खियां भिन भिना रही हो, उससे टपकता हुआ खून खाने तक पहुंच रहा हो, फिर भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर ना हो। कहानी शुरू होती है कोरिया के एक पुराने अपार्टमेंट से। जगह छोटी है लेकिन अजीब और सनकी लोगों की कमी नहीं। ऊपर से घरों की कीमत इतनी ज्यादा है कि अपना घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं। यहीं रहती हैं दो बहनें, बड़ी बहन सुयोन और छोटी बहन सुवोक। नौकरी की भागदौड़ और किराए की जिंदगी से परेशान होकर दोनों 30 साल का लोन लेकर एक फ्लैट खरीद लेती हैं। उनका फ्लैट नंबर है 604। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुओक का जीना मुश्किल हो जाता है। उसे हर वक्त किसी अजीब आवाज का एहसास होने लगता है। वो आवाज दिन हो या रात कभी बंद नहीं होती। परेशान होकर वो पूरे घर की दीवारों पर साउंड प्रूफ फोम तक लगा देती है लेकिन आवाज फिर भी आती रहती है। सबसे अजीब बात ये थी कि वो आवाज सिर्फ सुओक को सुनाई देती थी। सुयोन को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वजह ये थी कि सुयोन बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपने कान में लगे कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से ही आवाज सुन पाती थी। यही वजह थी कि दोनों बहनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। सुयोन को लगता था कि सुओक बेवजह वहम कर रही है, जबकि सुओक यकीन के साथ कहती थी कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच ऑफिस का काम भी बढ़ जाता है, इसलिए सुयोन कुछ दिनों के लिए ऑफिस में ही रहने लगती है और सुओक अकेली फ्लैट में रह जाती है। लेकिन एक दिन अचानक सुयोन के पास पुलिस का फोन आता है। पुलिस बताती है कि सुओक पिछले 4 दिनों से ऑफिस नहीं गई। उसकी कंपनी ने उसे लापता मानकर शिकायत दर्ज कराई है। ये सुनते ही सुयोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो ये तक पता नहीं था कि उसकी बहन कई दिनों से गायब है। वो बिना देर किए सीधे घर पहुंचती है। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ती है जिस पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में धमकी जैसा संदेश लिखकर चिपका रखा था। पहले तो सुयोन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पूरे घर पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर साउंड प्रूफ फोम से ढका हुआ था। सिर्फ दीवारें ही नहीं, छत तक को बंद कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर की हर आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। बेडरूम का हाल तो और भी बुरा था। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। सुयोन तुरंत अपनी बहन को फोन करती है लेकिन फोन बंद मिलता है। अब उसके पास कोई सुराग नहीं बचता, इसलिए वो सीधे सुओक के ऑफिस पहुंचती है। वहाँ उसकी मुलाकात आचोल नाम के एक लड़के से होती है। आचोल बताता है कि वो सुओक के सबसे करीब था और उसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। वो ये भी बताता है कि गायब होने से पहले सुओक उससे बार बार पूछती थी कि क्या उसे भी कोई अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके पास इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती। सुयोन अपना नंबर आचोल को देकर वापस घर लौट आती है। रात हो चुकी थी। घर लौटकर वो अपनी बहन का सामान खंगालना शुरू करती है। तभी उसे सुओक का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन मोबाइल पूरी तरह बंद था क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। सुयोन सोचने लगती है अगर मोबाइल भी यहीं पड़ा है तो आखिर उसकी बहन गई कहाँ। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े चार्जर पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है उसकी नजर फर्श पर फैले गहरे लाल रंग के एक दाग पर जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे वो खून हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी समय उसे घर के अंदर से किसी अजीब सी आवाज का एहसास होता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बज उठती है और उसका ध्यान उस आवाज से हट जाता है। फोन उठाते ही सामने वाला आदमी दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सुयोन पूछती है कि कौन है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वो दरवाजे तक जाती है। दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। वो सुयोन को देखते ही समझ जाता है कि ये सुओक की बड़ी बहन है। सुयोन उससे अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी गुस्से में उसे रात को शोर न करने की चेतावनी देने लगता है। वो बताता है कि वो नीचे वाले फ्लैट 504 में रहता है। सुयोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि पिछले कई दिनों से तो दोनों बहनें घर पर थी ही नहीं, इसलिए अगर उसे कोई आवाज सुनाई दी है तो उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस आदमी की बातें अचानक बेहद डरावनी हो जाती हैं। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों और आवाज में ऐसा पागलपन था कि सुयोन कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद भी उसका डर कम नहीं होता। वो सुओक का मोबाइल खोलने की कोशिश करती है लेकिन पासवर्ड नहीं जानती। अगली सुबह वो सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है। वो गार्ड को नीचे वाले 504 वाले आदमी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि वो आदमी किसी सिरफिरे हत्यारे जैसा लगता है। गार्ड लंबी सांस लेकर बताता है कि असली परेशानी तो सुओक ने पूरे अपार्टमेंट में खड़ी कर रखी थी। उस अजीब आवाज का पता लगाने के लिए वो लगभग हर फ्लैट में जा चुकी थी। पूरे अपार्टमेंट में हंगामा मच गया था, लेकिन आवाज आखिर कहाँ से रही थी ये कोई नहीं जान पाया। गार्ड आगे कुछ और बताने ही वाला था कि तभी सिक्योरिटी रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। अपार्टमेंट की एक महिला किराएदार घबराई हुई अंदर आती है। वो शिकायत करती है कि पूरे बेसमेंट से इतनी भयानक बदबू आ रही है कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। गार्ड तुरंत उसके साथ बेसमेंट पहुँचता है। दरवाजा खुलते ही ऐसी सड़ी हुई बदबू बाहर निकलती है कि तीनों लोग अपनी सांस तक रोक लेते हैं। अंदर नजर जाती है तो चारों तरफ कूड़े का पहाड़ जमा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने वहाँ सफाई ही न कराई हो। महिला गुस्से में पूछती है कि आखिर इतना कूड़ा अब तक साफ क्यों नहीं किया गया। गार्ड बेबस होकर बताता है कि ये कूड़ा पिछले करीब 10 साल से जमा होता आ रहा है। ज्यादातर कूड़ा यहाँ रहने वाले किराएदार ही
ही फेंकते रहे हैं और किसी ने कभी इसे हटाने की जिम्मेदारी नहीं ली। तभी वहाँ अपार्टमेंट की ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी पहुँच जाती है। आते ही वो उस महिला को ही डांटना शुरू कर देती है। उसका कहना था कि इतना सारा कूड़ा साफ करवाने में लाखों रुपए लगेंगे, अगर इतनी ही परेशानी है तो खुद पैसे देकर सफाई करवा लो। साथ ही वो किराएदारों को नीचा दिखाते हुए कहती है कि जिन्हें घर अपना नहीं लगता वो उसकी कभी कद्र भी नहीं करते। उसकी बातों के सामने वो महिला पूरी तरह चुप हो जाती है। बेसमेंट से वापस आने के बाद सुयोन ऑफिस जाकर छुट्टी ले लेती है। उसकी बहन लापता थी, इसलिए अब उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब वो वापस घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसे फिर एक नया पर्चा चिपका हुआ मिलता है। उस पर लिखी धमकी देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये काम नीचे वाले 504 के उसी आदमी का है। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी अपनी बहन को ढूंढना था, बाकी किसी बात की उसे परवाह नहीं थी। घर के अंदर आते ही उसकी नजर मेज पर रखे एक केक पर पड़ती है। केक पूरी तरह खराब हो चुका था और उस पर फफूंदी जम गई थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ जन्मदिन का संदेश देखकर सुयोन की आंखें भर आती हैं। ये केक सुओक ने उसी के जन्मदिन के लिए खरीदा था। दोनों बहनें बचपन से एक दूसरे का सहारा थी। इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए सुओक के लिए सुयोन ही उसकी पूरी दुनिया थी। अचानक सुयोन के दिमाग में एक बात आती है। वो अपनी जन्म तिथि डालकर सुओक का मोबाइल खोलने की कोशिश करती है। इस बार मोबाइल अनलॉक हो जाता है। फोन खुलते ही वो सबसे पहले कॉल हिस्ट्री देखने लगती है। उसे कुछ अनजान नंबर दिखाई देते हैं। सबसे आखिरी कॉल भी किसी अजनबी नंबर से आई थी। वो तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाती है, लेकिन सामने वाले का मोबाइल बंद आता है। मजबूरी में वो उस नंबर पर एक मैसेज भेज देती है कि जैसे ही ये मैसेज मिले तुरंत संपर्क करे। इसके बाद उसकी नजर मोबाइल में मौजूद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जाती है। क्योंकि उसके कान में कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हुआ था, इसलिए वो रिकॉर्डिंग सीधे सुन सकती थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है उसमें सिर्फ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बीच बीच में सुओक किसी पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो बार बार सबको चुप रहने के लिए कह रही थी, जैसे उन आवाजों से पूरी तरह टूट चुकी हो। फिर रिकॉर्डिंग में एक और अजीब आवाज सुनाई देती है। वो आवाज न पूरी तरह इंसान की लग रही थी और न ही किसी जानवर की। ये सब सुनकर सुयोन पूरी तरह उलझ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी बहन के साथ हो क्या रहा था। अगली सुबह अचानक बाहर जोर जोर से झगड़े की आवाज आने लगती है। सुयोन तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। बाहर आचोल और पड़ोस का एक आदमी आपस में लड़ रहे थे। सुयोन दोनों को किसी तरह अलग करती है, लेकिन पड़ोसी गुस्से में उसे भी खरी खोटी सुनाने लगता है। उसका कहना था कि उसकी वजह से पूरे अपार्टमेंट में रोज हंगामा मचा रहता है। अब तक शांत रहने वाली सुयोन भी अपना आपा खो बैठती है और उसे चुप रहने के लिए कह देती है। आचोल को लेकर वो वापस फ्लैट के अंदर आ जाती है। तभी आचोल उसे एक सच्चाई बताता है। वो सिर्फ सुओक का दोस्त नहीं था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सुओक के गायब होने के बाद उसे खुद भी बहुत अफसोस था, इसलिए वो वादा करता है कि अब वो भी सुयोन के साथ मिलकर उसे ढूंढेगा। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सुओक का मोबाइल बज उठता है। स्क्रीन पर वही आखिरी वाला अनजान नंबर दिखाई देता है। सुयोन तुरंत फोन उठाती है। इस बार पता चलता है कि फोन अपार्टमेंट के मैनेजमेंट ऑफिस से आया है। दोनों बिना देर किए वहां पहुंच जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफिस का कर्मचारी उन्हें बताता है कि सुओक कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या इस फ्लैट में पहले कभी किसी की मौत हुई थी? कुछ देर चुप रहने के बाद कर्मचारी सच बता देता है। कुछ महीने पहले इसी 604 नंबर वाले फ्लैट में एक औरत रहती थी। वो भी हर वक्त अजीब आवाजें सुनने की शिकायत करती रहती थी। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया था कि उस फ्लैट में कोई बुरी चीज मौजूद है। फिर एक दिन अचानक उसके घर से भी कोई आवाज आनी बंद हो गई। कई दिनों बाद पड़ोसियों को उसके फ्लैट से सड़ी हुई लाश की बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तब पता चला कि उस औरत ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनते ही सुयोन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो घबरा कर पूछती है कि उस औरत ने फांसी आखिर घर के किस हिस्से में लगाई थी। जब उसे सही जगह का पता चलता है तो उसके दिमाग में एक डरावना मंजर घूमने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसी जगह बैठकर खाना खाती रही और ठीक उसके ऊपर कभी एक लाश पंखे से लटक रही थी। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफिस से निकलने के बाद दोनों वापस फ्लैट पहुंचते हैं, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक नहीं बल्कि कई धमकी भरे पर्चे चिपके हुए थे। सुयोन आचोल को बताती है कि ये सब नीचे वाले 504 के आदमी का काम है। दोनों अंदर जाकर मिलकर सुओक के गुमशुदा होने के पोस्टर तैयार करने लगते हैं। इसी बीच सुयोन के पास पुलिस का फोन आता है। पुलिस पूछती है कि क्या उसे घर में कोई नई बात पता चली है। सुयोन तुरंत 504 वाले आदमी के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वही आदमी उसे लगातार धमका रहा है और शायद सुओक के गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस बताती है कि वो पहले ही उस आदमी से पूछताछ कर चुकी है। पूरे अपार्टमेंट और आसपास लगे कैमरे भी देखे जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुओक अपार्टमेंट से बाहर जाती हुई दिखाई नहीं दी। ये सुनकर सुयोन और बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि अगर कैमरों में सुओक बाहर जाती हुई नहीं दिखी तो इसका मतलब साफ है वो अभी भी इसी अपार्टमेंट के अंदर कहीं है। लेकिन बिना किसी सबूत के पुलिस 504 वाले आदमी के घर की तलाशी नहीं ले सकती थी। ये सुनकर सुयोन पूरी तरह बेबस महसूस करने लगती है। कुछ ही देर बाद आचोल ने सुओक के गुमशुदगी वाले पोस्टर तैयार कर दिए। सुयोन उसे दरवाजे तक छोड़ने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बज उठी। दरवाजे पर लगे कैमरे में देखा तो बाहर फिर वही 504 वाला आदमी खड़ा था। उसे देखते ही आचोल बोला कि वो खुद बात करके आता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने वाले आदमी
आदमी ने उसे देखकर हैरानी से सुयोन के घर के अंदर झांका, लेकिन इस बार उसने कोई हंगामा नहीं किया। बस इतना कहा कि थोड़ा धीरे रहा करो और फिर वापस अपने फ्लैट की तरफ चला गया। आचोल उसकी चाल ढाल देखकर और भी परेशान हो गया। उसे लगा कि उस आदमी के हाथ में कोई नुकीली चीज थी, शायद चाकू। उसका शक बिल्कुल सही निकला। अपने फ्लैट में पहुंचते ही 504 वाला आदमी गुस्से से पागल हो उठा। उसने जेब से चाकू निकाला और अपने ही दरवाजे के डिजिटल लॉक पर बार बार वार करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पूरी तरह जवाब दे चुका हो। उधर सुयोन अपनी बहन के पोस्टर लेकर नीचे लोगों में बांटने निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है। वो लड़का बेसमेंट की खिड़की के अंदर लगातार देखे जा रहा था, जैसे उसे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा हो। सुयोन उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है, लेकिन लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सुयोन खुद खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है। अंदर वही कूड़े का ढेर दिखाई देता है। उसके अलावा वहाँ सिर्फ एक छोटा सा रंगीन पवन चक्की वाला खिलौना रखा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक औरत की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है। उस औरत का नाम योगजू था और वो 804 नंबर के फ्लैट में रहती थी। बातों बातों में योगजू सुयोन को सलाह देती है कि अभी पूरे अपार्टमेंट में अपनी बहन के पोस्टर मत लगाओ। वो बताती है कि 2 दिन बाद पूरे अपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में ये फैसला होगा कि इस पुराने अपार्टमेंट को गिराकर नया बनाया जाए या नहीं। अगर लोगों ने हाँ कर दी तो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले सू ओक उसी मीटिंग में शोर की शिकायत लेकर पहुँच गई थी और उसने सबके सामने खूब हंगामा किया था। योगजू साफ कहती है कि ऑनर्स एसोसिएशन वाले लोग किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट रुकने नहीं देंगे। अगर किसी ने उनके रास्ते में आने की कोशिश की तो मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटने के बाद सुयोन काफी देर तक अपनी बहन के पोस्टरों को देखती रहती है। अब उसके मन में भी सवाल उठने लगता है कि क्या सच में इन्हें बांटना सही होगा। इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक उसे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर दरवाजे की तरफ देखती है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और अंदर सू ओक चली आती है। उसे सामने देखकर सुयोन खुशी से रो पड़ती है। वो दौड़कर अपनी बहन के पास जाती है और पूछती है कि आखिर वो कहाँ थी, क्या हुआ था, क्या वो ठीक है। लेकिन सुओक का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो ठंडी नजर से अपनी बहन को देखती है और ताना मारते हुए कहती है कि अब इतनी चिंता दिखाने का क्या फायदा, जब उसे कभी उसकी परवाह ही नहीं थी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ पल बाद उसकी आवाज फिर सुनाई देती है। इस बार वो रोते हुए कह रही थी कि उसे अपनी बहन की बहुत याद आई और वो बहुत डरी हुई थी। ये सुनते ही सुयोन खुद को रोक नहीं पाती। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो तुरंत कमरे के अंदर जाकर अपनी बहन से माफी मांगना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कमरा पूरी तरह खाली था। अंदर कोई नहीं था। अभी कुछ सेकंड पहले जो कुछ हुआ था वो सब सिर्फ उसका भ्रम था। सुयोन अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाती कि अचानक उसकी नजर ऊपर जाती है। पंखे से सू ओक की लाश लटक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। सुयोन चीखते हुए दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सू ओक के चेहरे तक पहुंचता है वो अचानक नींद से जाग जाती है। ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कमरे की कांच वाली खिड़की पर अचानक सफेद धुंध छाने लगती है। धीरे धीरे उस धुंध के पीछे किसी इंसान जैसी एक परछाई दिखाई देने लगती है। वो परछाई धीरे धीरे कांच के करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सुयोन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगती है। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी बाहर से कोई बार बार पासवर्ड डालने की कोशिश करने लगता है। दरवाजे के उस पार 504 वाला आदमी था। अब वो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसे यकीन था कि शोर की वजह 604 वाला फ्लैट ही है। वो लगातार बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि उसने कई बार समझाया था, फिर भी कोई चुप नहीं हो रहा। सुयोन डर के मारे रसोई से एक फल काटने वाला चाकू उठा लेती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके डोर आई से बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। 504 वाला आदमी वहाँ से जा चुका था। असल में उसे फिर वही अजीब आवाज सुनाई दी थी, लेकिन इस बार उसे लगा कि आवाज 604 से नहीं बल्कि 704 नंबर के फ्लैट से आ रही है। चाकू हाथ में लेकर वो दौड़ता हुआ 7वीं मंजिल पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे फिर लगता है कि आवाज किसी और तरफ से आ रही है। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के मोड़ के ऊपर जाती है। वहाँ कोई सिर झुकाकर उसे घूर रहा था। अगले ही पल उसके कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगती है। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वो घबराकर पलटता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उल्टा लटका हुआ एक काला साया दिखाई देता है। उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से भागता है, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। पुरानी और जर्जर खिड़की का शीशा टूट जाता है और वो सीधा कई मंजिल नीचे जा गिरता है। अगली सुबह जैसे ही सुयोन नीचे उतरती है, पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ पुलिस और लोगों की भीड़ जमा थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भीड़ के बीच जाकर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर जाती है। वो लाश 504 वाले उसी आदमी की थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, शरीर खून से लथपथ था और आसपास जमीन पर हर तरफ खून फैला हुआ था। ये खौफनाक नजारा देखकर सुयोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहाँ से हटने लगती है। तभी एक पुलिस अधिकारी उसे पहचान लेता है और पूछताछ के लिए रोक लेता है।
सुयोन बिना समय गंवाए बता देती है कि मरने वाला आदमी पिछले कई दिनों से उसे धमका रहा था। वो बार बार कहती है कि पुलिस उसके फ्लैट की अच्छी तरह तलाशी ले, क्योंकि हो सकता है सुओक वहीं कहीं छिपी हो। पुलिस उसकी बात मानकर 504 वाले फ्लैट की तलाशी लेती है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे सुओक का कोई सुराग मिल सके। अब सुयोन की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। इसी बीच ऑनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कुछ और औरतों के साथ वहाँ पहुँचती है। उनके चेहरे देखकर ही साफ लग रहा था कि वो कोई सहानुभूति जताने नहीं आई है। वो ताने मारते हुए कहने लगती है कि 604 नंबर का फ्लैट शुरू से ही मनहूस रहा है। जो भी वहाँ रहने आता है कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदल जाता है। पहले वहाँ रहने वाला आदमी भी अजीब हरकतें करता था, फिर एक और औरत पागल हो गई और अब सुयोन और उसकी बहन के साथ भी वही सब हो रहा है। ये सुनते ही सुयोन चौंक जाती है। उसे तो अब तक सिर्फ उस औरत की आत्महत्या के बारे में पता था, लेकिन अब पहली बार उसे मालूम चलता है कि उससे पहले भी 604 में एक आदमी रह चुका था। वो तुरंत अध्यक्ष से पूछती है कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ था, लेकिन अध्यक्ष कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो सुयोन को चेतावनी देती है कि अगर उसकी वजह से 2 दिन बाद होने वाली पुनर्निर्माण की मीटिंग में कोई रुकावट आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो सब वहाँ से चली जाती हैं। अब सुयोन को लगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। इसी वजह से वो सीधे 804 नंबर के फ्लैट में रहने वाली योगजू के पास पहुँच जाती है। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर फर्श पर रखी 2 जोड़ी चप्पलों पर पड़ती है। उसे लगता है कि योगजू अपनी बेटी के साथ रहती है। इस बार सुयोन बिना किसी घुमाव के सीधे पूछ लेती है कि 604 में पहले रहने वाले आदमी के बारे में वो क्या जानती है। योगजू बिना हैरान हुए अपना मोबाइल निकालती है। उसमें साल 2022 की ऑनर्स मीटिंग की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर दिखाने के बाद वो कई साल पहले हुई एक डरावनी घटना सुनाना शुरू करती है। उस वक्त 604 में एक आदमी रहता था। उसके ऊपर 704 नंबर के फ्लैट में एक औरत रहती थी। उस औरत को आवाज से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। हल्की सी आहट भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अक्सर पड़ोसियों से लड़ती रहती थी और हर किसी को चुप रहने के लिए डांटती रहती थी। एक दिन उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। वो छत पर जाकर लोहे के तवे से जोर जोर से फर्श पीटने लगी। वो लगातार सबको चुप रहने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सबसे ज्यादा शोर तो वही मचा रही थी। नीचे 604 में रहने वाला आदमी ये सब सुनकर बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में वो सीधा 704 के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उधर वो औरत पहले से ही गुस्से में थी। उसे लगा होगा कि फिर कोई पड़ोसी झगड़ा करने आया है, इसलिए उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो आदमी उसके ऊपर टूट पड़ा। उसने हाथ में पकड़े भारी तवे से उसके सिर पर लगातार कई वार कर दिए। कुछ ही सेकंड में औरत खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। ये सब करते ही उस आदमी का गुस्सा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घबराकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन जिस औरत को वो मरा हुआ समझकर भागा था वो अभी जिंदा थी। आखिरी उम्मीद के सहारे वो बार बार दीवार पीटती रही। उसे उम्मीद थी कि कोई पड़ोसी उसकी आवाज सुन लेगा, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में हर समय अलग अलग तरह का शोर गूंजता रहता था। उसकी मदद की आवाज किसी तक नहीं पहुँची। आखिरकार वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। योगजू की कहानी सुनकर सुयोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत पूछती है कि क्या उस हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया था। योगजू सिर हिलाकर मना कर देती है। उसका कहना था कि वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि अपार्टमेंट के बाहर लगे कैमरों में भी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। सुयोन का अगला सवाल और भी चौंकाने वाला था। वो पूछती है कि इस समय 704 नंबर के फ्लैट में कौन रहता है। योगजू शांत आवाज में जवाब देती है, 704 में कोई नहीं रहता। वो फ्लैट कई सालों से खाली पड़ा है। ये सुनते ही सुयोन गहरी सोच में डूब जाती है। अगर 704 में कोई रहता ही नहीं तो फिर वो अजीब आवाज आखिर आती कहाँ से है और सुओ किस आवाज का पीछा कर रही थी। इन सवालों का जवाब अभी भी उसके पास नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, जब तक उसे अपनी बहन नहीं मिल जाती वो हार मानने वाली नहीं थी। योगजू से बात करने के बाद भी सुयोन के मन में उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी अपनी बहन को ढूंढना था। इसलिए उसने एक बार फिर सुओ के गुमशुदगी वाले पोस्टर उठाए और पूरे अपार्टमेंट में बांटने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन अपार्टमेंट के पुनर्निर्माण को लेकर बड़ी मीटिंग रखी गई थी। शुरुआत में सुयोन ने उस मीटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँची उसकी नजर जमीन पर बिखरे अपने पोस्टरों पर पड़ी। जिन पोस्टरों को उसने पूरी उम्मीद के साथ लोगों तक पहुँचाया था उन्हें लोग बेकार कागज समझकर पैरों तले रौंदते हुए निकल रहे थे। उधर स्टेज पर ऑनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष पूरे जोश से भाषण दे रही थी। वो लोगों को समझा रही थी कि अगर ये पुराना अपार्टमेंट तोड़कर नया बनाया गया तो सभी को कितना बड़ा फायदा होगा। ये सब देखकर सुयोन का गुस्सा आखिर फूट पड़ा। वो सीधे स्टेज पर चढ़ गई और अध्यक्ष के हाथ से माइक छीनकर नीचे फेंक दिया। माइक गिरते ही उसमें से तेज घरघराहट की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अचानक उठी उस कर्कश आवाज से वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। अब सुयोन भी खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसने सबके सामने चीख कर कहा कि किसी को उसकी बहन की जरा भी परवाह नहीं है। सबको सिर्फ अपने नए फ्लैट और पैसों की पड़ी है। अगर किसी को सुओ की कोई चिंता नहीं तो ऐसी मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं है। उसकी बात सुनते ही अध्यक्ष आग बबूला हो गए। दोनों के बीच देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। धक्का मुक्की के दौरान अध्यक्ष का हाथ सुयोन के कान पर लगा और उसका कॉकलियर इम्प्लांट निकलकर नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष की नजर
नजर उस इम्प्लांट पर पड़ी, उसका गुस्सा अचानक शांत हो गया। कुछ पल पहले जो औरत सू योन से लड़ रही थी, अब उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुनने में परेशानी झेलने वाले लोगों के लिए उसके मन में अलग ही हमदर्दी हो। उसी समय आचोल वहाँ पहुँच गया। वो जल्दी से जमीन पर पड़ा कॉकलियर इम्प्लांट उठाता है और सू योन को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद आचोल बताता है कि वो उसके लिए एक जरूरी जानकारी लेकर आया है। उसे 604 में पहले रहने वाले उस आदमी की पूरी फाइल मिल गई थी। फाइल में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो आदमी भी अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे आज सुओक लापता थी। ये बात सुनते ही सुयोन के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। वो सोचने लगती है कि अगर पुलिस पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेने के बाद भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाई तो जरूर इस बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। और तभी उसे बेसमेंट याद आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सुओक वहीं कहीं छिपी हुई है या फिर किसी ने उसे वहीं कैद करके रखा है। ये सोचते ही दोनों बिना देर किए सीधे बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोहे की मोटी चेन को कट्टर से काटते हैं और अंदर चले जाते हैं। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका उनके चेहरे से टकराता है। दोनों अपनी नाक और मुंह ढक लेते हैं, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि कूड़े के ढेर के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी छिपा हुआ है। वहाँ पूरे अपार्टमेंट की पाइपलाइन और दूसरी मशीनें लगी हुई थी। जगह इतनी बड़ी थी कि कोई भी इंसान आसानी से वहाँ छिप सकता था। कुछ दूर चलने के बाद सुयोन कहती है कि अगर दोनों अलग अलग तलाश करेंगे तो सुओक को ढूंढने का मौका ज्यादा होगा। आचोल भी उसकी बात मान लेता है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। इधर आचोल धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे किसी इंसान पर पड़ती है। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जिनका जिक्र 604 के पुराने किराएदार की फाइल में था। आचोल को लगा कि शायद उसे वही आदमी मिल गया है। वो सावधानी से उसके करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसके कानों में अचानक वही भयानक शोर गूंजने लगता है। बिल्कुल वही आवाज जिसे मरने से पहले 504 वाला आदमी सुन रहा था। अगले ही पल जमीन पर पड़े उस इंसान का सिर हिलता है, लेकिन वो जिंदा इंसान नहीं था। उसका सिर पूरी तरह सड़ चुका था। एक चूहा उसकी खोपड़ी के अंदर से निकलकर भाग जाता है। अब साफ हो चुका था वो कई साल पुराना सिर्फ एक कंकाल था। ये खौफनाक नजारा देखकर आचोल पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसी समय उसकी गर्दन अजीब तरह से अकड़ने लगती है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया हो। उधर सुयोन बेसमेंट के दूसरे हिस्से में अपनी बहन को ढूंढ रही थी। वो हर कोने में जाकर देखती है, लेकिन उसे सुओक का कोई निशान नहीं मिलता। काफी देर तक तलाश करने के बाद वो वापस आचोल को ढूंढने निकलती है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसकी नजर एक कोने में खड़े आचोल पर पड़ती है। वो बिल्कुल बिना हिले डुले एक ही जगह खड़ा था। सुयोन उसे आवाज देती है, लेकिन आचोल कोई जवाब नहीं देता। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। अचानक अगले ही पल आचोल पूरी ताकत से उसकी तरफ झपट पड़ता है। सुयोन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे जमीन पर गिरा देता है, फिर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है। आचोल की आंखों में देखकर सुयोन की रूह कांप जाती है। उसकी आंखों से पुतलियां गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका हो। सुयोन पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आचोल की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब उसकी सांस रुकने लगी थी। मरने से पहले आखिरी कोशिश में उसका हाथ पास पड़े एक बड़े पत्थर तक पहुंच जाता है। वो बिना सोचे पूरी ताकत से वो पत्थर आचोल के सिर पर दे मारती है। जोरदार वार लगते ही आचोल कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है। मौका मिलते ही सुयोन खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। उसे बेसमेंट की एक छोटी खिड़की दिखाई देती है। वो किसी तरह वहाँ तक पहुँचती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी आचोल फिर उसके पीछे पहुँच जाता है। वो उसका पैर पकड़कर पूरी ताकत से वापस अंदर खींचने लगता है। सुयोन खिड़की को कसकर पकड़े रहती है। एक तरफ वो पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ आचोल उसे अंदर घसीट रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी पकड़ छूटने वाली थी। तभी अचानक कोई तेजी से वहाँ दौड़ कर आता है। एक औरत आचोल पर हमला करती है। उसका ध्यान भटते ही सुयोन किसी तरह खुद को छुड़ाकर बेसमेंट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अस्पताल में नहीं बल्कि ऑनर्स एसोसिएशन के ऑफिस में पाती है। उसके गले और शरीर पर लगी चोटों पर पट्टियां बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही ऑनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष थी, जिससे कुछ देर पहले उसकी लड़ाई हुई थी। उसी समय वहाँ वही छोटा लड़का भी दिखाई देता है, जिसे सुयोन पहले कई बार देख चुकी थी। अब उसे पता चलता है कि वो लड़का अध्यक्ष का बेटा है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो भी सुन नहीं सकता था। उसे भी सुनने के लिए कान में सुनने वाली मशीन लगानी पड़ती थी। अब सुयोन को समझ आ जाता है कि अध्यक्ष ने उसकी मदद क्यों की। वो उसकी तकलीफ समझ सकती थी, क्योंकि उसका अपना बेटा भी उसी दर्द से गुजर रहा था। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद सुयोन बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। वो यूं ही कह देती है कि उसने पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही बच्चों को देखा है, एक अध्यक्ष का बेटा और दूसरी 804 में रहने वाली योगजू की बेटी। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही अध्यक्ष के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरानी से सुयोन की तरफ देखने लगती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, 804 में कोई बच्ची नहीं रहती। सुयोन तुरंत कहती है कि उसने अपनी आंखों से योगजू की बेटी को देखा है। वो कई बार उसके घर भी गई है, लेकिन अध्यक्ष सिर हिलाकर कहती
है योगजू की बेटी की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है। अपार्टमेंट के अंदर ही एक डिलीवरी गाड़ी की टक्कर से उसकी मौके पर ही जान चली गई थी। ये सुनते ही सुयोन के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूमने लगती हैं। उस रात झूले पर खेलती हुई वो छोटी बच्ची, योगजू के घर के बाहर रखी 2 जोड़ी चप्पल, घर के अंदर दिखाई दी वो बच्ची। अगर उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी तो फिर सुयोन ने आखिर किसे देखा था? इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अध्यक्ष का बेटा उसके पास आता है। अचानक वो सुयोन के कान से कॉक्लियर इम्प्लांट निकाल देता है। सुयोन घबरा जाती है, लेकिन लड़का बोल नहीं सकता था। वो हाथों के इशारों से उसे समझाने लगता है। उसका मतलब साफ था, सुयोन ने ऐसी आवाजें सुन ली हैं जिन्हें इंसानों को नहीं सुनना चाहिए। इसी वजह से उसे बार बार अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर उसने उन आवाजों का पीछा करना बंद नहीं किया तो उसकी भी मौत हो जाएगी। सुयोन तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसने भी बेसमेंट में कुछ देखा था, लेकिन लड़का सिर्फ एक ही इशारा करता है, दोबारा कभी उस बेसमेंट में मत जाना। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, ऐसा डर जैसे वो उस जगह का कोई ऐसा राज जानता हो जिसे दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष के बेटे की बातों ने सुयोन के मन में और भी डर भर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा क्या था जिससे हर कोई इतना डरा हुआ था। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। फोन पुलिस का था। सुयोन बिना देर किए बताए गए स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि पुलिस बेसमेंट से 2 लाशें बाहर निकाल रही थी। पहली लाश उसी आदमी की थी जो कई साल पहले 604 नंबर के फ्लैट से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, और दूसरी लाश आचोल की थी। ये नजारा देखते ही सुयोन पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कुछ देर पहले तक उसके साथ चल रहा आचोल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूमने लगता है जब वो उसे अपने साथ बेसमेंट में लेकर गई थी। अगर वो उसे वहाँ लेकर नहीं जाती तो शायद आज आचोल जिंदा होता। गिल्ट से भरी सुयोन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अभी भी उसके मन में एक उम्मीद बाकी थी। वो पुलिस से हाथ जोड़कर कहती है कि एक बार फिर बेसमेंट की अच्छी तरह तलाशी ली जाए। उसे पूरा यकीन था कि अंदर एक लोहे का दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे ही शायद सुओक कैद है, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। अधिकारी साफ कहते हैं कि उन्होंने बेसमेंट का कोना कोना देख लिया है, उन्हें वहाँ कोई लोहे का दरवाजा नहीं मिला। उल्टा अब उन्हें लगने लगा था कि अपनी बहन के गुम होने की वजह से सुयोन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस उसे चेतावनी भी देती है। अपार्टमेंट में लगातार 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और दोनों घटनाओं में किसी न किसी तरह उसका नाम सामने आ रहा था। अगर उसने ऐसे ही अजीब दावे करना जारी रखा तो उसे भी शक के दायरे में लिया जा सकता है। ये सुनकर सुयोन पूरी तरह निराश हो जाती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। पुलिस के जाते ही वो अकेले फिर से बेसमेंट की तरफ निकल पड़ती है। इस बार उसके कदमों में डर कम और अपनी बहन को ढूंढने की जिद ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उसी रास्ते से नीचे उतरती है। कुछ ही देर बाद उसकी नजर उसी लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा बिल्कुल वही था जहाँ उसने पहले देखा था। अब उसके मन में एक ही सवाल उठता है, अगर दरवाजा सच में यही है तो पुलिस को ये दिखाई क्यों नहीं दिया? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने का उसके पास वक्त नहीं था। वो दरवाजा खोलकर एक बार फिर अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल पहले की तरह ही डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सीलन, बदबू और अंधेरा। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुयोन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती रहती है और हर कोने में सुओक को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कैमरे पर जाती है। वो तुरंत उसे उठाकर देखने लगती है। कैमरा देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कैमरा किसी और का नहीं बल्कि सुओक का था। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन यहाँ जरूर आई थी। शायद उसके गायब होने का सबसे बड़ा सुराग इसी कैमरे में छिपा था। सुयोन बिना देर किए कैमरा चालू करती है, फिर उसे अपने मोबाइल से जोड़कर उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो देखने लगती है। वीडियो शुरू होते ही सुओक दिखाई देती है। उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। लगातार सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाज से तंग आकर उसने खुद सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया था। कैमरा हाथ में लेकर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है। आवाज का पीछा करते करते वो 804 नंबर के फ्लैट के सामने पहुंच जाती है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि उस फ्लैट का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। सुओक सावधानी से दरवाजे को थोड़ा और खोलती है, फिर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अंदर चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ने वाली है जो इस पूरे रहस्य की दिशा ही बदल देगी।